आगे बढ़ते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने की विधियां, मतलब भेड़ के रेशे से कैसे ऊन बनता है वो विधि हमको देखनी है। तो चलिए देखते चलते हैं बारी बारी से। यहां पर देखिए, भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया भाई, निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है, संपादित होती है। कौन कौन सा? पहला चरण, पहले सबसे क्या करेंगे? अगर किसी भेड़ का बाल काटना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? ऊन की कटाई करेंगे। उससे पहले उसको नहला धुला के साफ भी कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। पहला काम होगा भेड़ों के बालों की कटाई। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, मतलब उनमें बाल अच्छे खासे खूब आ जाते हैं, तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। जैसे मशीन नहीं आ गई बाल काटने वाली, अब छील देने वाला, उसी तरीके की मशीन से उसके बाल उतार लिए जाते हैं। इससे भेड़ को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि बाल जो होता है वो क्या होता है? ऊपर का हिस्सा मृत होता है, जड़ में जो होता है वो जीवित होता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कटाई। कटाई किसे कहेंगे? भेड़ के बाल को भेड़ से अलग करना। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में, किस मौसम में? हाँ, नहीं पता लगा ठंडी में ही वो सिकुड़ के मर जाए। भगवान ने उसको कंबल दिया इतना मोटा, उसको तुम उतार लिए और वो ठिठुर के मर गई। तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो। क्या आपने कभी सोचा कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? मैंने भी बताया। इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। उनकी जो चमड़ी है, जो खाल है, उस खाल की जो ऊपरी परत है वो मृत कोशिकाओं से बनी, मतलब थोड़ा सा अगर मशीन उनको लग भी जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा अंदर तक नहीं, तो उनको दर्द नहीं होगा। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने के बाद फिर से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक बात कही गई है, जिज्ञासा, मन में इच्छा क्या आ सकती है? क्या जिज्ञासा है? देखो, कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है? बाल जो जितना ये चमड़ी के ऊपर है ना, ये मृत है, लेकिन जितना चमड़ी के अंदर है वो जीवित है। जड़ के पास क्या है? वो जीवित है। जब हम काटते हैं तो बाल ऊपर का कटता है, लेकिन जब खींचते हैं तो वो कहां से उखड़ना शुरू होता है? जड़ से। जैसे कोई धान की बेरन उखाड़ रहे हो तो कहां से उखड़ती है? जड़ से। तो जब जड़ से उचड़ती है तो जड़ तो जीवित है ना, अगर वही मर जाती तो तुम्हारे बाल बढ़ना ही बंद हो जाते, है ना। अब देखो, पहला काम हो गया ऊन की, भेड़ के बाल की कटाई, कटाई वाला काम हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? अब बाल आप काट लिए हो तो वो बाल गंदे भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो उनकी धुलाई करनी होगी। क्या करनी होगी? धुलाई। तो यहां पर जो लिखा है अभिमार्जन, इसका मतलब ये समझो कि धुलाई। क्या चीज? धुलाई, सफाई करना, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर, किसमें? पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त, गर्त मतलब धूल मिट्टी, गर्दा, निकल जाता है। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, धुलाई हो गई। धुलाई के बाद तीसरे नंबर पे क्या है? छटाई। क्या चीज है बेटा? छटाई। छाटेंगे, अलग अलग क्वालिटी के रहेंगे ना उसमें, कुछ दाढ़ी वाले, कुछ त्वचा वाले, तो छटाई वाला काम चलेगा। कौन सा बेटा? छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है,
इसमें अच्छे रोएदार जो अच्छे हैं रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का काम हाथों से अथवा मशीन की सहायता से किया जाता है। अब देखो यहां सारे स्टेप दिए गए हैं। पहला काम था भेड़ के शरीर से बाल निकालना काट के, जिसको कटाई कहा गया। उसके बाद टंकी में, पानी की टंकी में डाला गया, फिर उसको अभिमार्जन किया गया, धुलाई की गई। धुलाई के बाद फिर क्या हुआ, मशीनों द्वारा भी अभिमार्जन हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, धागा बाद में बनेगा। अभी हम लोग कहां पहुंचे, कटाई पे। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। मतलब जो रेशे हैं उनको अब क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये होती है नीचे चरखी जैसे होती है, ऐसे नचा देते हैं, उससे भी कताई हो जाती है, मशीनों द्वारा भी हो जाती है। आजकल तो साइकिल के पहिए से भी कताई कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, रंगाई। अब रंगेंगे अलग अलग कलर में, क्योंकि भेड़ के बाल जो होते हैं वो खुद ही पहले से अलग अलग, कहीं भूरा है, कहीं कैसा है, कहीं चितकबरा है, कहीं कैसा है। तो उसको अब उस कलर में तो कोई स्वेटर पहनेगा नहीं, तो क्या करेंगे, भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशों, जो उनसे रेशे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, काले होते हैं, भूरे होते हैं या सफेद रंग के होते हैं। तीन रंग के तो होते हैं, लेकिन हम लोग स्वेटर तो कई रंग के पहनते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ भी जाते हैं। रंगाई करते समय कई बार क्या होता है, रेशे उलझ भी जाते हैं। ऊनी धागा बनाना। अब देखो यहां धागा बना रहे हैं, पहले कताई कर लिया है, फिर उसके बाद रंगे हैं। कताई में क्या है, कताई में ऐंठा नहीं गया है, कताई में ऐसे बंडल बना के रख लिए गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बंडल को पहले रंगेंगे, उसके बाद फिर धागा बनाएंगे। तो अरे कटाई हो गई। अब इसके बाद किसकी बारी है, रंगाई की। किसकी, रंगाई भी हो गई। रंगाई के बाद अब किसकी है, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की बुनाई, जो लंबे रेशे हैं उनसे क्या बनेंगे, स्वेटर, मतलब स्वेटर बनने वाले ऊन में। और अपेक्षाकृत जो छोटे रेशे होंगे उनसे क्या बनेंगे, ऊनी वस्त्रों की बुनाई के उपयोग में किया जाता है। मतलब जो थोड़ा लंबे होंगे उनको स्वेटर में यूज करते हैं, बाकी में दूसरी चीजों में, सब एक ही में कर देते हैं। अब यहां पर देखो कुछ और जाने, क्या क्या जानना है, देखो क्या लिखा है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रैक्स, ये एक जीवाणु है, जैसे वायरस होते दिखाई नहीं देते वैसे जीवाणु भी जो है ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग, खून में होने वाला रोग है, जिसे कहते हैं सोर्टर्स रोग। कौन सा रोग, सोर्टर्स। जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या है, एंथ्रैक्स है। और उससे जो है रुधिर रोग जो होता है, जो रक्त में जो इन्फेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, सोर्टर्स रोग। कौन सा रोग, हाँ, सोटर तो ना समझ लियो, शूटर, ठीक है के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। मतलब जो लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनमें एंथ्रैक्स नामक जीवाणु उनके शरीर में चला जाता है और रक्त में पहुंच करके रक्त रोग, एक रुधिर रोग पैदा कर देता है। कौन सा, सोर्टर्स। अब देखो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का स्थान कितना है,
पहले नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। भेड़ की संख्या की दृष्टि से हो रहा है कि उनके यहाँ भेड़ ज्यादा है, उनके यहाँ भेड़ ज्यादा है, ठीक है। गुणवत्ता की दृष्टि से मतलब क्वालिटी की दृष्टि से न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता। सबसे अच्छा ऊन किसका है? मेरिनो भेड़ का। कहां मिलती है ये? न्यूजीलैंड। अच्छी जानकारी मिली ना।